हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। लगभग आपने सभी चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी और जो टॉपिक आप भूल गए हो, ये फिर आपको याद नहीं आ रहा, उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको करा रही हूँ हिंदी के 6 to 8 के लिए क्वेश्चन। और ये 2000 मतलब जो ये पेपर है आपका आए हुआ पेपर है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो देखिए, परशुराम चतुर्वेदी का मुझे नहीं पता, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का पता है कि कौन सी लिखी। इन्होंने लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ए का आंसर क्या होगा? 2। फिर मेरे याद है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने। तो बी का देख लीजिए क्या होगा? बी का 4। आपने 1, 2 का और 4 का पता चल गया आपको। और गणपति चंद्र का भी मुझे याद है, तो उसका आंसर ये होगा वैज्ञानिक इतिहास। गणपति का क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ई का आपका, ई का देखिए कौन है? ई का 5। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। देख लीजिए कि बी 2 का मतलब बी का 2 नहीं, ए का 2 देखिए किसमें है। ए का 1, ए का 2, ए का 3। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? ए का 2। देखो, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 और ई का 5। तो इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। देख लीजिए, मिला लीजिए। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका ए का कितना होगा? ए का होगा आपका 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसमें ए का 2। फिर इसे देखिए दूसरा देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो बी का होगा आपका राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को देखिए कहाँ है? 4थे स्थान पर। तो बी का 4 देखिए होगा। बी का 4 मिल गया आपको। अब देखिए 3 का बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का क्या है? अरे वो देखिए, वो नीचे वाला उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये देख लीजिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ये हो गया। सी का देखिए, सी का 1, उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो ये किसने लिखी? परशुराम चतुर्वेदी ने। तो याद रखिए कैसे लिखी? उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो इसका आंसर होगा परशुराम। संत तो परशुराम थे ही, तो उसमें संत लग गया आपका। तो इससे आप पहचान सकते हो कि उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने पुस्तक लिखी? परशुराम चतुर्वेदी ने लिखी। वे संत ही थे। क्या थे वे? ऐसे याद कर सको कि वे संत थे। परशुराम चतुर्वेदी क्या थे? संत थे। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी? उत्तरी भारत की संत परंपरा। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। दूसरा इतिहास लिख दिया बच्चन सिंह ने लिखा दूसरा इतिहास। फिर आपका ये है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आपका गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। तो ये आपका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता किसने? मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। किसने सुझाया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो आरंभिक प्रयास थे, चाहे वे भक्तमाल या कविमाल सदृश रचनाएं हो, चाहे गारसा दैतासी या शिव सिंह सेंगर के प्रयास, उनमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने काल विभाजन का पहला प्रयास किया और पूरे हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में विभाजित किया। चारण काल,
15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जैसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। एक बार दोबारा से और देख लीजिए, याद कर लेना इन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो आरंभिक प्रयास थे, चाहे वे भक्तमाल या कविमाल सदृश रचनाएं हों, चाहे गारसा दातासी या शिव सिंह सेंगर के प्रयास, उनमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने काल विभाजन का पहला प्रयास किया और पूरे हिंदी साहित्य को 11 काल खंडों में विभाजित किया। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जैसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति 18वीं शताब्दी, 10 कंपनी के शासन में इतिहास और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद्व और व्यय संधि। तो ये दोनों हैं, देख लीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 4 और 5, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, विद्यापति की पदावली में प्रेम भी है और भक्ति भी, श्रृंगार भी है और आध्यात्मिकता भी। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। उन्होंने जन भाषा मैथिली में काव्य रचना की। विद्यापति जन कवि थे। पदावली का मुख्य वर्ण विषय है राधा कृष्ण की प्रेम लीला। कवि ने राधा और कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में चुना है। श्रृंगार के 2 पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलभ या वियोग श्रृंगार। विद्यापति ने दोनों पक्षों का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्रह्मचंड अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रह्मचंड अपभ्रंश से हुआ है मराठी, बिहारी, हिंदी, सिंधी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिंधी। क्या होगा? सिंधी। निम्नलिखित में से किस भाग का विकास ब्रह्मचंड अपभ्रंश से हुआ है? तो सिंधी का हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सिंधी भाषा का विकास ब्रह्मचंड अपभ्रंश बोली से माना गया है। सिंधी भाषा सिंध प्रदेश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिसका संबंध पैसाची नामक की प्राकृत और ब्रह्मचंड नामक की अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। इन दोनों नामों से विदित होता है कि सिंधी के मूल में अनार्य तत्व पहले से विद्यमान थे, भले ही वे आर्य प्रभाव के कारण गौण हो गए हों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? तो रीतिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत नाम किसने दिया रीतिकाल का? मिश्र बिंदु ने। और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने नाम दिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसका आंसर होगा 5। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। इसलिए काव्य शास्त्र बंद सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया तथा प्रतिष्ठित युवा कवि एवं आलोचक गोलेंद्र पटेल ने रीति काल को अलंकरण काल कहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक
कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा आपका गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहने वाले और साहित्य को बहिष्कृत करने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल थे। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या 9 मानी। रामचंद्र शुक्ल नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। यह कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे कनफटे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छपियों का राजा किसे कहा जाता है? नरपति नाला को, अमीर खुसरो को, दलपति विजय को। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य में छपों का राजा चंचल हुए थे तथा छंद का राजा मैथिलीशरण गुप्त थे। कौन थे? मैथिलीशरण गुप्त थे। तो हिंदी साहित्य में छपों के राजा चंचल हुए थे और छंद का राजा मैथिलीशरण गुप्त थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, संत काव्य धारा में सबसे शिक्षित संत कौन थे? तो संत काव्य धारा में सबसे शिक्षित संत सुंदर दास थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक अद्वैत वेदांती और संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि सुंदर दास थे। सुंदर दास भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। वे निर्गुण भक्त कवियों में सबसे अधिक शास्त्र निष्णात और सुशिक्षित संत कवि थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न और काव्य कला निपुण कवि के रूप में सुंदर दास का हिंदी संत काव्य धारा के कवियों में विशिष्ट स्थान है। सुंदर दास की छोटी बड़ी कुल 42 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, संयोग, परदीपिका, पंचेंद्रिय, चरित्र सुख, समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, पंच प्रभाव और ज्ञान झूलना आदि प्रमुख है। एक बार और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। देखिए, दादू दयाल प्रमुख शिष्यों में से एक अद्वैत वेदांती और संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि सुंदरदास थे। सुंदरदास भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। वे निर्गुण भक्त कवियों में सबसे अधिक शास्त्र निष्णात और सुशिक्षित संत कवि थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न और काव्य कला निपुण कवि के रूप में सुंदरदास का हिंदी संत काव्य धारा के कवियों में विशिष्ट स्थान है। सुंदरदास की छोटी बड़ी कुल 42 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें ज्ञान समुद्रम, सुंदर विलास, संग योग, प्रदीपिका, पंचेंद्रिय, चरित्र सुख, समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, पंच प्रभाव और ज्ञान झूलना आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। तो इसका आंसर होगा 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की वे उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी रासक शब्द से रासों का उद्भव मानते हैं और वीरसल देव रासों में रास और रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए हुआ है। नाला रसायन आरंभई एवं रास रसायन सुने सब कोई आदि मानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो देखिए, सबसे पहले गीतिका 1936 में, अणिमा, अर्चना, आराधना। तो 36 से फिर बाद में शायद 43 में है ये, फिर ये 50 में और ये 53 में। 1 मिनट रुकिए, इसका आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो याद कैसे करोगे? गीत, अणिमा, रचना, आराधना 4 लड़कियां हैं किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी की। सूर्यकांत त्रिपाठी की 4 लड़कियां, सबसे बड़ी गीतिका, फिर अणिमा, फिर अर्चना। गीतिका सबसे बड़ी, फिर अणिमा है, फिर अर्चना है, फिर आराधना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाएं उनके रचना काल के अनुसार निम्नलिखित है। गीतिका 1936 और अणिमा 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953। आप ऐसे याद कर सकते हो कि सूर्यकांत के कितनी लड़कियां हैं? 4। तो सबसे बड़ी कौन है? वो है आपकी गीतिका, और जिसका जन्म 1936 में हुआ। फिर 7 साल बाद अणिमा का हुआ, फिर 7 साल बाद अर्चना का हुआ, फिर 3 साल बाद उसका हुआ, आराधना का हुआ। तो 36, 43, 50 और 53। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सभ्यता चरण पखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में प्रखर शब्द है, तो इसका प्रखर का मतलब विशेषता है किसकी? संज्ञा की। तो ये इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दिए गए वाक्य में प्रखर शब्द विशेषण है। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे राधा सुंदर लड़की है, यहाँ सुंदर राधा की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निघटु शब्द का अर्थ है बहुभाषा कोश, पर्यायवाची कोश। तो निघटु शब्द का अर्थ है पर्यायवाची कोश। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, निघटु शब्द का अर्थ है नाम संग्रह, वैदिक शब्दों की सूची। क्या है इसका अर्थ? नाम संग्रह, वैदिक शब्दों की सूची, शब्द संग्रह या शब्दकोश, किसी प्राचीन भाषा अथवा अप्रचलित शब्दों के अर्थ और विवेचन से संबंधित कोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता शब्द है संज्ञा, अव्यय, क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर होगा संज्ञा है। ठीक है, क्या है? संज्ञा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। दिए गए वाक्य में नम्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है। नम्र शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से नम्रता शब्द बनता है। जिन शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, सफलता, मिठास, अपनत्व, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे लड़का, लड़कपन, नम्र, नम्रता, पढ़ना, पढ़ाई, अपना, अपनत्व, दूर, दूरी आदि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन में। देखिए, दिए गए वाक्य में नम्रता का शब्द भाववाचक संज्ञा है। नम्र शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से नम्रता शब्द बना है। जिन शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, सफलता, मिठास, अपनत्व, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे लड़का, लड़कपन, नम्र, नम्रता, पढ़ना, पढ़ाई, अपना, अपनत्व, दूर, दूरी आदि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद है उत प्लस डयन, इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उत प्लस डयन। देखिए उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प होगा उत प्लस डयन है तथा यहाँ व्यंजन संधि है, अतः सही विकल्प उत प्लस डयन है। व्यंजन संधि में यदि तय प्लस टय आए तो तय का तय, तय और डय आए तो तय का डय तथा तय और लय आए तो तय का लय हो जाएगा। जैसे तत् प्लस टीका, तो तय है यो, इस तय का टय बन जाएगा तट्टीका, तट्टीका। जैसे उत प्लस डयन, तो इसका उत का डय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका उत का उड्डयन। यहाँ तय का डय हो गया है। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन, किसी व्यंजन का व्यंजन से तथा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहते हैं, क्योंकि यह माहेश्वर सूत्र में आए है से लेकर लय के बीच के वर्णों से संबंधित है। एक बार और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। देखिए उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प उत प्लस डयन है। तय का क्या बन जाएगा, डय बन जाएगा। ये हमारा प्रथम है, वर्ग में प्रथम तय वर्ग है। तय वर्ग में तय पहला है ना, पहला वर्ण है, तो ये हमारा ये डय, इसका तय का डय बन जाएगा। ठीक है, तीसरा वर्ण बन जाएगा तय वर्ग का, तय तख्ती थे थन दय दवा तय धनुष, तो उड्डयन, उड्डयन। तो इसका कौन सा वर्ण बन जाएगा, ये इसी में तय का हमारा डय बन जाएगा। ठीक है, यहाँ व्यंजन संधि आता है, सही विकल्प उत प्लस डयन है। व्यंजन संधि में यदि तय प्लस टय आए तो तय का मतलब तय प्लस टय आए तो तय का टय, और तय और डय आए तो तय का डय, और तय और लय आए तो तय का लय हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर मतलब तय और तय तय और डय आए तो डय बन जाएगा, और तय और लय आए तो तय का लय हो जाएगा। ठीक है, और तय और टय आए तो तय का टय बन जाएगा। समझ में आ गई। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहते हैं, क्योंकि यह माहेश्वर सूत्र में आए है से लेकर लय के बीच के वर्णों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए यदि ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रम से य व और रे में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। तो इसका आंसर होगा यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण स्वर, कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। इसका आंसर है 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए ई बड़ी ई के आगे कोई भी जातीय असमान स्वर होने पर ई बड़ी ई का यह हो जाता है। ऊ छठा ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी भी जातीय स्वर को आने पर ऊ और बड़ा ऊ का वह हो जाता है। री के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर री का रे हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो भरपेट जो है अव्ययी भाव है, और रसोई घर तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए घर। और 3 में देखिए चाल और चलन, तो ये आपका द्विंद समास है और ये अव्ययी भाव समास नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, अशुद्ध है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या भीड़
किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के उदाहरण है दोपहर मतलब दोपहरों का समाहार, शताब्दी 100 सालों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए शुद्ध वर्तनी है कौन सी, तो शुद्ध वर्तनी आपकी श्रृंखला है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए दिए गए शब्द समूह में श्रृंखला की वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है। स्वर भंग सात्विक प्रकार का अनुभाव है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए सात्विक अर्थात सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं, इनका निर्वहन स्वतः ही बिना यत्न के आश्रय द्वारा हो जाता है। अतः इस वर्ग में आने वाली आश्रय की सभी चेष्टाएं अत्यंत कहलाती हैं। सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच। तो सात्विक अनुभव के कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। तो पहले लड़के का स्तंभ नाम रखा, दूसरे का स्वेद, तीसरे का रोमांच, चौथे का स्वर भंग और 5वें का वेपतु और 6ठे का वेवर्ण्य और 7वें का अश्रु और 8वें का परलय। याद कर लीजिए इन्हें। ठीक है, इस वर्ग में आने वाली आश्रय की सभी चेष्टाएं अंत्यंज कहलाती है। सात्विक अनुभव कितने माने जाते हैं? 8। तो ऐसा कर लीजिए याद कि सात्विक के कितने लड़के हैं? 8। तो कौन कौन से? पहले का नाम स्तंभ, दूसरे का नाम स्वेद और चौथे का नाम रोमांच, तीसरे का नाम स्वरभंग और 5वें का वेपतु और 6ठे का वेवर्ण्य और 7वें का अश्रु और 8वें का परलय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए। तो ठीक है, कीजिए। क्या करना है? भटट लो लट। तो ये किससे संबंधित है? देखिए ये मुझे नहीं आता, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे जो याद आता है याद है मैं उसे ही देखूँगी पहले। तो मुझे याद है शंकुक भी कैसे याद है कि मुझे शंका है किस पे? अनुमतिवाद से, और इसे अनुभववाद भी कहते हैं। जब हम अनुभाव कर अनुमान लगाए, अनुमान है। जब हम अनुमान लगाए तो हमें शंका रही, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो शंकुक का सिद्धांत क्या है? अनुमितिवाद। मुझे बस यही एक अकेला याद है। तो बी का देख लीजिए, बी का 3। तो देखिए इसमें बी का 3, बी का 1, बी का 4 और बी का 4। 1 मिनट, शंकुक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखो। अनुमितिवाद अनुमानवाद मत के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकुक है। कौन है? आचार्य शंकुक। मैंने बताया था ना कि जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो अनुमान लगाएंगे तो शंका ही तो रहेगी हमें। ठीक भी हो सकता है अनुमान हमारा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो शंका कर रहे हैं हम, तो ये ऐसे याद कर सकते हो कि शंकुक। ठीक है, उत्पत्तिवाद, इसे उत्पत्तिवाद को ही आरोपवाद कहा जाता है। तो इसे भारतीय काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति से संबंधित एक विचारधारा अथवा मत है जिसके प्रेरणा भटट लोलट है। कौन है? लोलट है। तो इसे कैसे याद करोगे तुम? उत्पत्तिवाद आरोपवाद भारतीय काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति से संबंधित एक विचारधारा अथवा मत है जिसके प्रणेता भट्ट लोलट है। ठीक है, तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगे देखिए भरत मुनि के प्रख्यात नाट्य शास्त्र में वर्णित रस की निष्पत्ति से संबंधित 5 प्रवृत्ति प्रमुख मतों में से एक है।
आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधित सूत्रों के व्याख्याकारों में भट्ट नायक विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है। आचार्य भरत की क्या कहलाती है? भुक्तिवाद। भय से भरत और भय से भुक्तिवाद। भय से भरत और भय से भुक्तिवाद। आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से भट्ट नायक विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है। तो भुक्ति से भरत और भुक्ति से भट्ट। ऐसे तो उसमें भटट है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन भरत भुक्तिवाद कहलाती है। इतना याद कर लीजिए। अगला देखिए, भट्ट नायक भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या भुक्तिवाद या भोगवाद के रूप में की। सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात इन्होंने किया। इन्होंने भावगत व्यापार को निज मोह संकटता निवारण भी कहा है। अभिनव गुप्त ने अपनी मान्यता स्थायी भाव की स्थिति पर केंद्रित कर प्रस्तुत की। उनका कथन है कि राग द्वेष की भावना को मनुष्य जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं। समय समय पर हम परिस्थिति के अनुकूल भाव का अनुभव करते हैं। ये सभी संस्कार रूप में मनुष्य के हृदय में सोते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए हमने देखा था ना कि शंकु हमें अनुभव में अनुमान लगाओगे तो शंका होगी। तो बी का हमारा क्या था? बी का हमारा 3। तो इसमें देखिए कोई है बी का 3, बी का 1, बी का 4, बी का 4। तो इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन भी अगर आपको याद रहा तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये जो भट्ट लोलक की कौन सा है? उत्पत्तिवाद। कौन सा है? उत्पत्तिवाद, ठीक है। अभिनव और वो भट्ट नायक का क्या है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद, ठीक है। तो आपका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए निम्नलिखित में काल कर्मानुसार आचार्यों का कौन सा कर्म सही है? ये भी याद करने का एक कोड है। भाद लिख लीजिए। भाद क्या बनेगा? भामा। और दे से बनेगा दंडी। और फिर ये है भाद आम। भाद आम, ठीक है। भाद आम। तो कैसे करोगे? भाद है भामा, दे से दंडी, और आ से आनंदवर्धन, और मैं से मम्मट। तो आपका आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग।